नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज आपको 25 जुलाई और उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और आपको पता है कि क्या करना है। तो आपको अगर सारा कंटेंट चाहिए और जो न्यूज़ मैं अब यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, अगर आपको सारा कंटेंट का एक्सेस चाहिए, तो फिर जाइए profitnama.com पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ पे जाके आप सारा कंटेंट जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। डेली का जो न्यूज़ अपडेट्स है वो भी आपको मिलेगा और मेंबरशिप लेते हैं, तो फिर वहाँ पे आप हमारे टेलीग्राम मेंबर ग्रुप का पार्ट बन जाते हैं, जहाँ पे आप अपना क्वेश्चन आंसर जो है पूछ सकते हैं एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। और ही सारे जो कंटेंट है हमारे वेबसाइट का, उसका एक्सेस आपको बहुत ही आसानी से मिल जाता है। सो आज जो है मार्केट का चलो एक हाल देख लेते हैं। मार्केट अभी क्लोज़ होने वाला है। सो ऑलरेडी हमने बात किया था। सो हमने क्या देखा कि मार्केट वाज़ डूइंग रियली, रियली वियर्ड। सो अभी जो है सेंसेक्स में देखो जस्ट 0.1% का नेगेटिव है। सारा जो इंडेक्स है वो सारा जो है वो नेगेटिव है। पर अगर हम सेंसेक्स को ओपन अप करते हैं, आज का देखो, ये जो है आज देखो कितना नीचे, मतलब गैप डाउन होके आपका, मतलब गैप डाउन होके ओपन अप हुआ था। कहाँ पे 79,600 और अभी 80,000 में आ चुका है। सो वही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट में अभी जितने भी सारी चीज़ें हो रही है, यहाँ पे आपका प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। बट अगेन आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट इज नॉट गोइंग टू गो डाउन एंड फॉर द ऑब्वियस रीजन, क्योंकि आपको ये समझना है कि जो रिटेल पार्टिसिपेशन है अभी जो है मार्केट में ना, सिर्फ दो ही प्लेयर, जैसे आपका जैसे आपका टेलीकॉम्स जो इंडस्ट्री है, वहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, टेलीकॉम इंडस्ट्री में आपको ये देखने को मिल रहा है दैट देयर आर ओनली टू प्लेयर्स। वोडाफोन इज देयर, दैट इज परफेक्टली फाइन। बट अभी जो है मार्केट में सिर्फ दो ही प्लेयर है। कौन है? आपका रिलायंस है, दैट इज जियो है, और आपका एयरटेल है। दोनों गेम खेल रहे हैं। कोई नहीं, कोई बढ़ाएगा कोई कम करेगा, कोई बढ़ाएगा कोई कम करेगा। वही चीज़ आपको मार्केट में आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो है प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। सर्टेन सेक्शन इज सेलिंग एंड सर्टेन सेक्शन इज बाइंग। सो मार्केट जो है वो नीचे की तरफ नहीं आ रहा है। और अगर हम हीट मैप को चेक करते हैं, हीट मैप में भी आपको देखने देखने को मिलेगा दैट इट इज क्वाइट फ्लैट। अगर निफ्टी 50 में भी अगर हम देखें, सो इट इज क्वाइट फ्लैट। तो मार्केट इज वेरी फ्लैट। मार्केट इज नॉट एबल टू डिसाइड कि जाना कहाँ पे। बट ऑलरेडी जैसे मैंने बताया कि मार्केट इज बीइंग मैनिपुलेटेड, सो थोड़ा सा केयरफुल होकर आपको चलना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि फिर रिटेल के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। रिटेल मतलब इन दोनों के बीच में ना कौन पिस रहा है बोलो तो, इन दोनों के बीच में आपको पिस रहा है रिटेल। तो रिटेल इन्वेस्टर जो है वो उसको थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना चाहिए। और ईटीएफ में अगर आपको गेम खेलना है, सो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं अभी ईटीएफ में गेम खेल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे इंडिविजुअल स्टॉक्स में मैंने पैसा डाला हुआ था, वो अभी मेरा नेगेटिव, टू बी ऑनेस्ट वो नेगेटिव में है। नियर अबाउट 2-3%, 4% नेगेटिव है। जो स्टॉप लॉस है वो अभी तक मेरा हिट नहीं किया, सो दैट इज वेरी गुड। मे बी हिट भी कर जाएगा क्योंकि अभी जिस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है। बट जो ईटीएफ में मैंने डाला हुआ था, तो ईटीएफ इज डूइंग 0.5, 0.6 ऐसा करके, 0.3 ऐसा करके वो आपका ग्रोथ कर रहा है। सो अभी राइट नाउ माई स्ट्रैटेजी इज कि मैं अभी इंडिविजुअल स्टॉक्स में नहीं खेलूंगा, बिकॉज इट इज वेरी, फॉर मी इट इज वेरी वेरी रिस्की। इवन दो फंडामेंटल्स आर वेरी गुड, इवन दो टेक्निकल्स आर ऑल्सो वेरी गुड, बट यहाँ पे क्योंकि ओवर वैल्यूड है, ओवर इन्फ्लेटेड आपका ज़्यादातर जो कंपनीज है, स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, वहाँ पे आपको जो है ज़्यादातर जो है ओवर वैल्यूड ही देखने को मिलेगा। तो करेक्शन हर जगह हो रहा है। सो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आई डू नॉट वांट टू बी इन दैट एंड कि भाई मैं रिटेल होकर यहाँ पे घुस रहा हूँ और फिर मेरा जो है लॉस हो रहा है। सो मैं क्या करूँगा, आई विल टेक द बैक रूट, मतलब बैक एंड चैनल या वाया होकर मैं घुसूंगा। अभी मैं क्या करूँगा, ईटीएफ के माध्यम से घुसूंगा, ताकि जो मेरा जो रिस्क जो है, मैं जो रिस्क ले रहा हूँ, दैट इज काइंड ऑफ ऑफसेटेड बाय दी ईटीएफ। तो अलग अलग ईटीएफ है। यहाँ पे मैं वो शेयर अभी नहीं करूंगा, मैं बाद में शेयर करूंगा आपके साथ। अगर आप जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो आई विल बी शेयरिंग कौन कौन सी ईटीएफ में मैं जो है उसको कंसिडर कर रहा हूँ, किस तरीके से मैं स्टडी कर रहा हूँ, क्या क्या पैटर्न है जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो ये था आप मार्केट का रिव्यू आपके लिए। और अगर आप और भी ऐसे अपडेट चाहते हैं तो डेफिनेटली मुझे बताइएगा। और अभी जो है हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को, जो है वो हम कवर कर लेंगे। तो वही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे आप पैटर्न देखोगे, देयर आर सप्लाई मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जोन आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जोन जो है वो मैं ही आपको बना के दे देता हूँ कि यहाँ पे आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन है। तो वही देखो आप कि आपका गैप डाउन होकर ओपन अप हो रहा है। बट यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा आपका बाई ऑर्डर बहुत लोगों ने लगा के रखा हुआ था, तो इस जगह पे बाई हो रहा है। Again the index is going up, so there is a huge push in the market. प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, बहुत लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर मार के रखा हुआ था, तो वहां से परचेज हो रहा है, इट इज गोइंग अप। सो वही मैं बोल रहा हूँ कि वी कैन एक्सपेक्ट दैट इट विल अगेन टेस्ट दिस पॉइंट एंड अगेन इट माइट ब्रीच दिस पॉइंट एंड वो जो है वो कंटिन्यू होगा। एंड दिस इज हाउ इट इज वर्किंग, दिस इज हाउ इट इज बीइंग डन। सो नॉट ऐसा नहीं कि अच्छा है बुरा है, वैसा कुछ नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, व्हाट यू आर डूइंग। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हो। तो चलिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ को जो हम चेक कर लेते हैं। सो आज जो है नियर अबाउट 56 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है या जो हेडलाइंस है, उस पे जो है हम कुछ-कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो हम कवर करेंगे। कुछ न्यूज़ को जो है वो हम डिटेल से कवर करेंगे, ताकि हमें समझ में आए कि किस तरीके से क्या-क्या हो रहा है। एंड अगेन ज़्यादातर जो है अभी बात हो रहा है, इस वीक में भी आपको ज़्यादा मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। आज है आपका थर्सडे, तो आज थर्सडे है ना?
हाँ, आज है थर्सडे, कल आपका लास्ट ट्रेडिंग डे है। तो आज भी आपको ये देखने को मिलेगा, द मार्केट विल आल्सो एंड फ्लैट, टुमारो वी विल सी सम काइंड ऑफ मूवमेंट देयर, एंड ये वीक जो है थोड़ा-सा आपका हल्का-फुल्का 0.5%, 0.8% इस तरीके से आपको ईदर वे जाने को देखने को मिलेगा। बट अगले वीक से वी कैन सी दैट देयर विल बी सम काइंड ऑफ रिकवरी इन द मार्केट, बिकॉज़ द मार्केट विल फ्लश आउट द रिटेल इन्वेस्टर्स, एंड यहाँ पे गोरा और देसी जो है दे विल बी पुशिंग द मार्केट इवन मोर फर्दर, ताकि यहाँ पे रिटेल पार्टिसिपेशन एंड अगेन रिटेल विल ट्राई टू गेट इनटू द मार्केट, ताकि वो जो टेल है दे विल लुक टू चेज द टेल, एंड again the same thing will happen where the retail will be crushed out. So these are the things which are happening here in the market. So थोड़ा सा केयरफुल होकर आपको चलना पड़ेगा। एंड आज का जो न्यूज़ है, ज़्यादा न्यूज़ एक्चुअली है नहीं, और वही आपका डेरिवेटिव न्यूज़ है, बजट रिलेटेड सारे जो न्यूज़ है वही आपका जो है आज आपको देखने को मिलेगा। कुछ कुछ कंपनीज के जो है वो रिजल्ट आए हैं, आपका एल का रिजल्ट आया है, और कुछ मतलब बेसिकली अभी अर्निंग बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर बुक बन रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, स्पेशली एल में अगर हम देखें बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स उसको मिल रहा है, स्पेशली इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया। तो फिर वहाँ पे उसका जो रेवेन्यू है वो भी इंप्रूव हो रहा है, और आपका ऑटोमेशन के माध्यम से आपका जो है नेट प्रॉफिट भी इंप्रूव हो रहा है। और एक चीज़ हम यहाँ पे बात करेंगे, वो देखेंगे और समझेंगे कि यहाँ पे गवर्नमेंट आस्ते आस्ते आपका डिस्करेज कर रहा है कि आप ऑटोमेशन पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए, आप लेबर को जो है हायर कीजिए, लेबर एज इन ज़्यादा लोगों को आप हायर कीजिए, ताकि आपका जो काम है वो कर पाए और जो एम्प्लॉयमेंट आपका बढ़ सके। और यहाँ पे दिस इज द कोर एंटीथेसिस ऑफ द होल कैपिटलिज्म। दैट इज, कैपिटलिज्म में ये होता है कि आप ऑटोमेशन के माध्यम से ह्यूमन लेबर इज द मोस्ट अनरिलायबल फॉर्म ऑफ आप बोल सकते हो कि रिसोर्स, वेरी अनरिलायबल फॉर्म ऑफ रिसोर्स, और इसलिए आपका ह्यूमन रिसोर्स बोल के एक अलग डिपार्टमेंट आपका जो है क्रिएट किया जाता है। और इसलिए ह्यूमंस आर वेरी गुड विथ क्रिएटिविटी, क्रिएटिव चीज़ों को करने बोले तो ह्यूमंस आर दी बेस्ट एंड दी ओनली ऑप्शन दैट यू हैव। बट रिमेनिंग जो रेपिटेटिव काम होते हैं उस जगह पे ह्यूमन लेबर को अगर लेके आते हैं तो एफिशिएंसी बहुत कम है। उस जगह पे अगर हम किसी रोबोट को लगाते हैं, दे विल डू मच बेटर जॉब, एंड दे डू नॉट आस्क फॉर अ छुट्टी और फॉर अ वैकेशन। चलो आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक कर लेते हैं। वीसीसी मॉडल टू फायर अप शिप लीजिंग, और देयर इज अ नज फॉर द इंडस्ट्री टू ऑप्ट फॉर लेस ऑटोमेशन, यूज मोर लेबर, तो उसके बारे में ही हम बात करेंगे। और यहाँ पे और एक चीज़ आपको देखने को मिल रहा है कि एचयूएल का जो है रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया था। तो एचयूएल बोल रहे हैं कि भाई अभी जो है जॉब, रियल वेजेस इन रूरल इंडिया क्रिटिकल फॉर रिकवरी। सो अभी स्पेशली जो एफएमसीजी सेक्टर है, एफएमसीजी सेक्टर पे यही फोकस किया जा रहा है कि भैया अभी जो है हमें चाहिए वॉल्यूम, मार्जिन तो ठीक है, हम मार्जिन को तो पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते, एंड वी डू नॉट हैव दैट कमांड इन दी मार्जिन एज वेल, बिकॉज जो भी वो सेल कर रहे हैं दैट इज प्राइमरी कमोडिटी विद अ ब्रांड लेवल। ठीक है, बिस्किट खरीद रहे हैं, मैगी खरीद रहे हैं, नूडल्स खरीद रहे हैं, एवरीथिंग इज मोर लेस द सेम थिंग, वो कमोडिटी है, बट क्योंकि उसमें एक ब्रांड नेम लगा हुआ है तो फिर वहाँ पे आप थोड़ा सा प्रीमियम उसको पे करते हैं, उसको आप परचेज करते हैं। जैसे आप तेल खरीद रहे हैं, सोयाबीन ऑयल, सो मोर लेस एक ही तो चीज़ है ना, कमोडिटी है, बट अलग अलग ब्रांड है, तो वहाँ पे 2-3% का या 0.1% का, 1.5% का, 2% का आपका जो है प्राइस डिफरेंस होता है, जिसके लिए आप उसको पे करते हैं। दिस इज ब्रांड लॉयल्टी के लिए, इसलिए ये कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा पुश करती है। एंड एफएमसीजी इज अ वेरी डिफिकल्ट सेगमेंट, और वहाँ पे एसक्यूज आपको बहुत ज़्यादा करके रखने पड़ते हैं, बिकॉज एक अगर प्रोडक्ट अच्छा होता है तो दूसरा प्रोडक्ट अगर उतना अच्छा मूव नहीं कर रहा है तो फिर दूसरा प्रोडक्ट जो अच्छा सेल हो रहा है तो वो उसका मेकअप कर देता है। और हर एक जगह पे, हर एक एरिया में, हर एक इंडस्ट्री में, हर एक सेगमेंट में आपका हर एक अलग अलग जो एसक्यू है वो अच्छा परफॉर्म करता है, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन एंड द ब्रांड रिकॉग्निशन पीपल हैव। सो इसी जगह पे आपका फोकस, इसलिए ब्लेम किस पे किया जा रहा है? ब्लेम इस पे किया जा रहा है कि हाई इन्फ्लेशन, एराटिक वेदर फॉर स्लोअर रिकवरी। एराटिक वेदर तो हो गई, अभी हीट वेव, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड वेदर, बहुत ही ज़्यादा हीट वेव और आपका फ्लडिंग, ये कॉमन हो जाएगा। उसकी वजह से आपका बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ का फ़ायदा होगा, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ का जो है वो डैमेज होगा। बट यहाँ पे जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये सीजनल बिजनेस हो चुका है। यहाँ पे एफएमसीजी हैज़ बिकम अ सीजनल बिजनेस, सीमेंट इज़ अ सीजनल बिजनेस। आपका जो सरिया है, सीमेंट सरिया, जो मैन्युफैक्चरिंग है, या आपका जो रियल एस्टेट का, रियल एस्टेट नहीं बोलूँगा, जो बिल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग, रिपेयरिंग, पेंट का जो सेगमेंट है दैट इज़ क्वाइट सीजनल। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी का जो आपका क्वार्टर है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो जाएगा इन सारे कंपनीज के लिए, और अगले क्वार्टर में दे विल बी लुकिंग टू रिवाइव। इम्प्लीकेशन तो वही है कि अभी फोकस किया जाएगा कि भाई अभी जो गवर्नमेंट का है ना 100 दिन का योजना, उससे वो निकालना चाहते हैं, उनको बोलना चाहते हैं कि भाई प्राइवेट सेक्टर में आओ, जॉब करो, जहाँ पे आपके पास डिस्पोजेबल इनकम जो है वो ज़्यादा होगा। वो महात्मा गांधी जो योजना है 100 डेज का जो अश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट है, दैट इज मोर लाइक गवर्नमेंट इज गिविंग यू फ्री मनी। अगला न्यूज़ जो हम बात करेंगे, एल का जो प्रॉफिट है वो 10% बढ़ा है क्वार्टर 1 में ऑन स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक। तो अभी लोकल जो है डोमेस्टिक ऑर्डर भी बढ़ा है उसका, और आपका जो इंटरनेशनल ऑर्डर है वो भी आपका बढ़ा है। प्राइमरीली आपको मिडिल ईस्ट से जो है ज़्यादा काम मिल रहा है। रेवेन्यू ग्रोथ भी वहाँ से होगा, ऑर्डर बुक अगर इंप्रूव होगा तो फिर, क्योंकि ऑटोमेशन के माध्यम से
दे आर ऑल्सो क्योंकि उनका जो ऑपरेशन है दैट इज मोर लेस स्ट्रीमलाइन, और उसके माध्यम से वो क्या कर रहे हैं, कॉस्ट को जो है वो रिड्यूस कर पा रहे हैं, ऑपरेशनल कॉस्ट को रिड्यूस कर पा रहे हैं, विच इज डेफिनेटली हेल्पिंग देम विद द प्रॉफिट मार्जिन। सो वीसीसी का मतलब होता है वैल्यूएबल कैपिटल कंपनी स्ट्रक्चर। तो एक प्रपोजल आया है, इट इज एम्ड एट फैसिलिटेटिंग शिप लीजिंग इन गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी या गिफ्ट सिटी जिसको बोलते हैं। सो अभी मेनली जैसे हमने बताया था कि अभी शिप बिल्डिंग, पोर्ट, ये सारी चीज़ों पे तो हो चुका है, बट जो टैंकर्स हैं या जो आपका कैरियर्स है वो इंडिया में उतना ज़्यादा नहीं है, इंडिया का उतना डोमिनेंस नहीं है। तो उस जगह पे शिप लीजिंग के ऊपर, शिप मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, शिप का जो बोल सकते हो कि शिप का जो बिजनेस है, शिप बिल्डिंग, शिप रनिंग का बिजनेस है, उस पे ज़्यादा आपको फोकस देखने को मिलेगा। मैरीटाइम पे डोमिनेशन जो है वो आपका ज़रूरी है। अभी जो है ये ऑलरेडी हमने इसके ऊपर बात किया है कि गवर्नमेंट जो है अभी पुश करी कि भाई लोगों को जो एम्प्लॉय करो, तो लोगों को कुछ भी हो एम्प्लॉय करो, मतलब आपका जो भी आप सैलरी पर दे रहे हो उनको, उसमें आप एम्प्लॉय करो, हम जो है आपको कंपेंसेट करेंगे। इसलिए आपने देखा कि गवर्नमेंट अभी मतलब सम हाउ इट इज लुकिंग टू पुश कि भाई एमएसएमई जो है वो आप पैसा ले लो। अगर आप एम्प्लॉयमेंट करते हो, फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय को अगर लेते हो, तो वहाँ पे हम आपको जो है कंपनसेशन देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे प्लान जो है वो लेके आ रहे हैं, विच इज़ काइंड ऑफ एन इनकरेजमेंट। बट जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था कि सर्विस सेक्टर में आपको ये देखने को मिलेगा, बट जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर आपको इंसेंटिव दिया जाता है, वो इंसेंटिव जब आप क्लेम करेंगे, मे बी आपको डीबीटी के माध्यम से आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, ये ऑनलाइन में आप उसको फाइल करेंगे मिल जाएगा। बट वो जो करप्शन है कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग अगर आप करने चाहते हैं, तो फिर वहाँ पे आपका ट्रांसपोर्टेशन में करप्शन है, फिर आपका जो पोल्यूशन सर्टिफिकेशन में जो है वो आपका करप्शन है, तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। फिर आपका जो होता है ना फिटनेस और जो इंस्पेक्शन होता है, वहाँ पे भी आपको ऑलरेडी पता है कि करप्शन है। तो उस जगह पे डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है इंडिया में, बिकॉज ग्राउंड लेवल पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, स्पेशली विद एमएसएमई सेक्टर्स। सो मेन ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट यही चाहती है कि भाई आप ऑटोमेशन मत करो, लेस ऑटोमेशन करो, और वहाँ पे लोगों को ज़्यादा रखो, और ज़्यादा लोग रखने से हम जो है आपको बेनिफिट देंगे। और ज़्यादा लोग को अगर आप हायर करते हैं, तो उसमें जॉब क्रिएशन होता है, इकोनॉमिक इंक्लूजन होता है, और जो लोगों के पास जो इनकम बढ़ेगी, तो फिर उनके पास डिस्पोजेबल इनकम भी होगा, एंड वो जीडीपी इंक्रीमेंट में इम्प्रूव करेगा, उसको मदद करेगा। सो एग्रीकल्चर में आपका डिजिटाइजेशन हो रहा है, डिजिटाइजेशन के माध्यम से जो सब्सिडी होता है वो भी आपका बहुत ही आसान होगा पे करना। और यहाँ पे आस्ते-आस्ते जो ज़मीन का जो इश्यू है, उसको भी जो है बहुत सारे इंक्रोचमेंट होते हैं, बहुत सारा करप्शन, उसको भी रिड्यूस कर पाएँगे, एंड द डेटा यूटिलाइजेशन विल डेफिनिटली हेल्प। एंड यहाँ पे ये उसको एंटीसिपेट कर पा रहे हैं कि अभी जैसे आप एंटीसिपेट कर सकते हो कि सॉइल टेस्टिंग के माध्यम से आप ये फिगर आउट कर सकते हो कि इस जगह पे ये अगर खेती करते हैं वो बेटर होगा। उसी उसी तरीके से अगर आप मतलब अभी वेदर को जो है एंटीसिपेट कर पाते हैं, तो वहाँ पे फार्मर्स को जो है बेटर गाइडेंस दिया जा सकता है कि आपको कौन-सा जो है वृक्ष लगाना चाहिए, वृक्ष नहीं मतलब कौन-सा चीज़ का खेती करना चाहिए, और किससे आपको जो है अच्छा उपज मिलेगा। एंड आस्ते-आस्ते वी नीड, और स्पेशली जो 2 स्टेट का डोमिनेशन है, पंजाब, हरियाणा, इन टर्म्स ऑफ व्हीट एंड गेहूँ, जो आपका गवर्नमेंट को हर साल खरीदना पड़ता है एमएसपी 5%, 7%, 8% बढ़ा के। तो उस जगह पे उसका डोमिनेशन अगर आप कम कर देते, तो फिर वो एक बहुत ही अच्छा वेलकम मूव होगा थ्रू आउट इंडिया एंड थ्रू आउट द फार्मर्स हू आर वर्किंग और हू आर डूइंग फार्मिंग इन इंडिया। सो गवर्नमेंट ने आपका स्पेस सेक्टर में 1000 करोड़ का वीसी फंड आपका बनाया है। बट ये एक दिक्कत है कि यहाँ पे स्टार्टअप जो टेक्नोलॉजी है, जो टिपिकली बहुत फास्ट मूविंग कंपनीज होती हैं, दे विल नेवर गो फॉर गवर्नमेंट फंडिंग, बिकॉज उसमें ऑलरेडी आपको पता है कि बाबू लोग बैठे रहते हैं, वो बोलेंगे क्या है, क्यों है, किस लिए है, आईआईटी से आए हो, आईआईएम से आए हो, तो नहीं। अच्छा ठीक है, जाओ सिलिकॉन वैली जाओ, वहाँ पे आपका वीसी बैठा हो, उससे आप पैसा ले लो। अगर एक रोबस्ट सिस्टम होता तो फिर बहुत ही आनंद आ जाता, बट या और क्योंकि स्टार्टअप जो है वो बहुत ही रिस्की बिजनेस होता है, और बाबू लोगों को रिस्की बिजनेस समझाना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। आई एम नॉट बीइंग पेसिमिस्ट और एनीथिंग, जस्ट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको मैं बोल रहा हूँ। एक्सटेंशन ऑफ ड्यूटी शॉप्स टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। सो प्राइमरली जैसे ऑलरेडी आपने देखा था कि इंडिया में जो है असेंबली होता है, आईफोन का भी असेंबली होता है, चाइना से माल आता है, इंडिया में असेंबल होकर निकल जाता है। तो वही आपका इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में आपका यही सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ज़्यादातर जो सामान है वो आपका चाइना से आता है, लोकली मैन्युफैक्चर होता है, बेसिक चीज़ है उसको असेंबल करके पैक करके जो है आपका एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया प्लस वन। सो अगेन उसमें एसओपी दिया हुआ है, पीएलआई स्कीम्स भी है जिसका बेनिफिट ये उठा रहे हैं, एंड विच इज डेफिनेटली हेल्पिंग क्रिएट मोर जॉब्स लोकली, एंड ब्लू कलर जॉब्स जो है उससे सबसे ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। सो गवर्नमेंट अभी फोकस कर रहा है अफोर्डेबल हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। बट अफोर्डेबल हाउसिंग होता क्या है? सो इट हैज़ टू बी डिफाइंड कि अफोर्डेबल हाउसिंग होता क्या है, और उस जगह पे अर्बन प्लानिंग और जैसे आपको ऑलरेडी मैंने बताया था कि जिस तरीके से बनाया गया है, उस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है कि करप्शन और भी ज़्यादा बढ़ेगा। सो दैट इज़ अ वेरी बिग कंसर्न, और ब्लैक मनी का जो इकोनॉमी है उसको भी एक हल्का अच्छा खासा जो है वो बूस्ट मिलेगा। सो लेट अस सी हाउ इट वर्क्स। अफोर्डेबल हाउसिंग इज़ अ वेरी वेरी बिग कंसर्न। हाउसिंग है, फिर आपका
फूड ग्रेन सिक्योरिटी है यानी फूड सिक्योरिटी है, हाउसिंग है और उसके साथ-साथ आपका जो है हेल्थ केयर है। ये 3 चीज़ों पे जो है जब तक आप एक बैलेंस एक वो इक्वल फील्ड नहीं कर पाते ना, इक्वल प्लेइंग फील्ड अगर नहीं कर पाते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, स्पेशली फॉर द मिडल क्लास जो लोअर स्ट्रंग के हैं, जो लो इनकम ग्रुप के हैं, उनको तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी या आउटकम जो है उतना ज़्यादा आप समझ पा रहे हैं। सो जो अपर सेगमेंट ऑफ द पिरामिड है वो तो डेफिनेटली अपना खुद का खुद देख लेता है, बाहर जाके ट्रीटमेंट करवा लेते हैं। बट जो मिडिल क्लास है वो जो है वो सफ़र करता है और वो कभी सरकारी हॉस्पिटल में जाएगा नहीं। तो या दैट नीड्स टू बी लुक्ड इनटू कि हेल्थ केयर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है, विदाउट इंश्योरेंस आप नहीं कर पाओगे। और या सो इंश्योरेंस में भी जो है थोड़ा-सा टैक्स रिबेट देना चाहिए था, क्योंकि अगर एक फैमिली का भी अच्छा टर्म इंश्योरेंस करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं, तो एक पूरे फैमिली का करने में नियर अबाउट 40 टू 50,000 रुपीज़ चला जाता है हर साल का। उससे भी ज़्यादा जाता है अगर आपका मतलब एजेड पेरेंट्स है या कोई भी हेल्थ इश्यूज़ है। सो उस जगह पे अगर कुछ बेनिफिट दिया जाता है कि अगर आप 80,000 रुपए का या 50,000 रुपए का अगर हेल्थ इंश्योरेंस पे कर रहे हैं, तो वो आपका इनकम में काउंट नहीं होगा। सो ये बहुत बड़ा अच्छा चीज़ होता। सो इस तरीके से जो है इंसेंटिवाइज़ किया जा सकता था। उससे जो आपका इंश्योरेंस सेगमेंट है वो इम्प्रूव होगा। वी कैन एक्सपेक्ट दैट इन द कमिंग ईयर्स, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। सो ओएमसी हैज़ बीन मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। तो गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई 15,000 करोड़ जो इक्विटी इन्फ्यूजन था वो हम नहीं करेंगे, और यहाँ पे बोला गया है कि जो गवर्नमेंट पीएसयूज़ हैं, ओएमसीज़ हैं, वो अपना खुद का देख लो। और क्योंकि रशिया से सस्ते में तेल मिल रहा है और बीच में जो है एक पीरियड था जहाँ पे तेल जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था, बहुत ही ज़्यादा चीप था, तो इस जगह पे ओएमसी ने तगड़े लेवल का जो है पैसा कमाया और उसने बहुत अच्छा जो है अपने कैश फ्लो को इम्प्रूव किया है और कैश रिजर्व्स को भी इम्प्रूव किया है। तो वो पैसा जो है आस्ते-आस्ते बायोफ्यूल, हाइड्रोजन और रिन्यूएबल में जो है वो इन्वेस्ट करेंगे। एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। पीएसयूज आर टिपिकली नोटोरियस फॉर वेस्टिंग देयर मनी, बट लेट्स सी। जिंदल स्टील का आपका प्रॉफिट 21% गिरा है, एंड दैट इज क्वाइट ह्यूज। स्टील सेक्टर इज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम। तो क्वार्टर वन में होना था, वी वर एक्सपेक्टिंग ये और भी गिरेगा इस क्वार्टर में, एंड अगले क्वार्टर से मोस्ट प्रोबेबली वी कैन एक्सपेक्ट दैट देयर विल बी सम काइंड ऑफ रिकवरी। एक्सिस बैंक का जो नेट है वो 4% है, बट प्रोविजंस डबल हुए फिर भी आपका नेट जो है 4% है, 4% बढ़ा है। सो दैट इज वेरी गुड, 4% बढ़ा है। सो दैट शोज दैट बैंकिंग सेक्टर इज वर्किंग रियली रियली वेल, एंड आपका जो एक बहुत ही रोबस्ट आपका परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रहा है। एचडीएफसी ने आपका आपका बैंक का डिपॉजिट रेट बढ़ा दिया है। वो चाहते हैं कि भाई आओ पैसा डालो, बट लोगों के पास सेविंग्स होगा तब तो होगा ना। और ज़्यादातर सेविंग जो आपको म्यूचुअल फंड में आ रहा है, बिकॉज पीपल आर चेजिंग द टेल ऑफ द मार्केट। सो 35 टू 55 बेसिस पॉइंट यानी 0.35% या 0.5% इन्होंने बढ़ाया हुआ है। बट हाँ, एचडीएफसी इज द मार्केट लीडर। सो लेट्स सी, इनको देख के मोस्ट वेल वी कैन एक्सपेक्ट दैट एक्सिस बैंक एंड आईसीआईसीआई नहीं करेगा, बट एक्सिस बैंक या बाकी जो स्पेशली रिटेल में ज़्यादा फोकस करते हैं उनका हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि देयर विल बी सम काइंड ऑफ मूवमेंट देयर। कोटक महिंद्रा वी कैन एक्सपेक्ट। और बंगाल बेस्ड आपका सुरक्षा डायग्नोस्टिक जो है वो आपका आईपीओ के लिए फाइल कर रहे हैं, एंड डायग्नोस्टिक फार्मास्यूटिकल हॉस्पिटल दे आर गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ आईपीओ, और ये पैसा उठा के जो है एक्सपेंशन करेंगे। और डायग्नोस्टिक का बिजनेस क्या होता है कि वो लोकलाइज्ड बिजनेस होता है, यानी आपका जो सुरक्षा है वो आपका वेस्ट बंगाल बेस्ड है, प्राइमरी कोलकाता बेस्ड है, थ्रू आउट कोलकाता है, असम में भी कुछ है, पटना में भी कुछ है। तो ये पैसा जो है नियर अबाउट $100 मिलियन उठाना चाहते हैं। सो दैट इज अबाउट 850 करोड़ वो उठाना चाहते हैं। ऑलरेडी पीए ने इसमें इन्वेस्ट करके रखा हुआ था, और ये पैसा वो डेफिनेटली यूज़ करेंगे टू एक्सपैंड, टू एक्वायर, टू सेल फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइज जो है वो सेल करेंगे, एंड मोस्ट वेल वी कैन एक्सपेक्ट दैट दे विल बी एक्सपैंडिंग टू नेबरिंग स्टेट्स, दैट इज सिक्किम। एंड गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स उठाएंगे ऑलरेडी सीजीएचएस में, और जो स्टेट गवर्नमेंट का जो हेल्थ स्कीम होता है उसमें ये लोग काम करते हैं, दे फॉल अंडर दैट। एंड वी कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट दैट डायग्नोस्टिक के बाद क्या होता है कि डायग्नोस्टिक के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप जो है हॉस्पिटल खोलना शुरू कर देते हैं, हॉस्पिटल चेन खोलना शुरू कर देते हैं। सो वी कैन एक्सपेक्ट समथिंग लाइक दैट। सो आई विल बी कीपिंग एन आई ऑन सुरक्षा डायग्नोस्टिक, बिकॉज आई न्यू दिस कंपनी, एंड यहाँ पे मैं खुद भी इसका कस्टमर हूँ। सो या इट इज़ डूइंग क्वाइट वेल। सो एफपीआई जो है, एफपीआई अच्छा यहाँ पे होगा। सो सिंप्लीफाई करना चाहते हैं एफपीआई एफडीआई, एफडीआई पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एफडीआई एफपीआई का बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एफपीआई का मतलब होता है कि वो इक्विटी में इन्वेस्ट करे, दे आर नॉट रनिंग द कंपनी। एफडीआई का मतलब होता है कि वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंपनी को शुरू कर रहे हैं और कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं, कंपनी को चला रहे हैं। सो एफडीआई का मतलब होता है दे आर रनिंग द कंपनी, एफपीआई मतलब दे आर जस्ट पुटिंग द मनी देयर, एंड दे विल टेक आउट द मनी व्हेनेवर दे
दैट मनी दे वांट टू टेक आउट. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बता दिया. और यहाँ पे उसको सिंप्लीफाई इसलिए करना चाहते हैं बिकॉज एक तो है कि पैसा चाहिए, क्या इंडिया में कैपिटल चाहिए, और गवर्नमेंट जो है खुद ही आपका नियर अबाउट 30% जो है बोरिंग करके चलता है. और उस जगह पे गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई इंडिया में कैपिटल आएगा इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, और जब भी इन्वेस्टमेंट होगा तो फिर आपका लोकल इकोनॉमी में वो पैसा घूमेगा, और ज़्यादा पैसा आपका बाहर चले जाता है, जो प्रॉफिट है वो बाहर चले जाता है. बट स्टिल लोकल लोगों का जो है बेनिफिट होता है, लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, लोकल जो जीडीपी है उसमें भी आपको ग्रोथ देखने को मिलता है, एंड दैट इज व्हाट द गवर्नमेंट वांट्स राइट नाउ. सो गोल्ड का परचेस बढ़ेगा यार. 72,000 रुपीज़ है, बहुत और भी गिरेगा. 69,000 70,000 के नीचे आया तो भाई लोग जो है परचेस करेंगे. और बहुत सारे रीजंस हैं, उसके बारे में हमने बात किया है. सो द गोल्ड सेक्टर और द ज्वेलरी सेक्टर विल बी डूइंग रियली वेल. पीएलआई स्कीम अलग अलग सेक्टर्स में डाला गया है, टिपिकली जहाँ पे ज़्यादा लोगों का ब्लू कॉलर एम्प्लॉय ज़्यादा होते हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोटिव, टॉय एंड फुटवेयर, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, आईटी हार्डवेयर एंड टेक्सटाइल. तो यहाँ पे ये सारी इंडस्ट्रीज पे आपका जो ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज़ हैं उनको ज़्यादा हायर किया जाता है. सो सारे आर्टिकल आप जाके चेक कर सकते हो. इसमें बेसिक चीज़ है तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. सो या सो ये मार्केट ओपन अप हुआ है, सॉरी मार्केट अभी क्लोज हो गया है. सो नियर अबाउट 0.13%, ज़्यादा गिरा ही नहीं. 80,000 पे आपका जो है क्लोज हुआ है. सो दिस इज अ वेरी वेलकम मूव, एंड या दैट्स अबाउट इट. सो एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको ज़्यादा न्यूज़ अपडेट चाहिए तो डेफिनेटली हमारी वेबसाइट में जाइए, रजिस्टर कीजिए, और सारे कंटेंट को आप बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएंगे. टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद. और कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड आई विल सी यू टुमारो. बाय.